Hey guys, how are you all? A very good evening to all my dear students. बच्चे लोग आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डायनोफ्लेजेलेट स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने डाई एटम्स पोर्शन को खत्म कर लिया था. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज किंगडम कंसिस्टिंग ऑफ वेरी मच डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू व्हिच डायनोफ्लेजेलेट्स आर सम ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत अलग है, बेहतरीन है, डिफरेंट है, पता नहीं क्या क्या है. ठीक है, पर ये ऑर्गेनिजम्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं और आई डोंट नो व्हाई आई हैव सम काइंड ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं. ठीक है, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं जो है मुझे टीनोफोरा भी बहुत पसंद थे, मुझे डायनोफ्लेजेलेट्स भी बहुत पसंद होते हैं और मुझे जुगनू भी बहुत पसंद होता है. सबको पसंद होता होगा. खैर कोई बात नहीं, तुम लोग सोच रहे हो मैम को क्या हो गया. चलो ठीक है, हम नॉर्मली पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे थे डायनोफ्लेजेलेट्स के बारे में. ठीक है, मैंने क्या कहा, डायनोफ्लेजेलेट्स. ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चा पार्टी जो कि हमारे फ्लेजिला शो करते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं और एक नहीं परंतु दो फ्लेजिला शो करते हैं. डायनोफ्लेजेलेट्स जनरली दो फ्लेजिला वाले होते हैं. ऐसा मत मानना कि सारे डायनोफ्लेजेलेट्स में फ्लेजिला होगा ही होगा, पर इसके अधिकतर मेंबर्स स्पेशली जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर्स हैं उन सब के पास में दो डिफरेंट फ्लेजिलास होते हैं. ठीक, चलो तो देखते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स आर मोस्टली. अच्छा हाँ, इन पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना और बात करना. उसके पहले जो बच्चे लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल के ऊपर आप लोगों को मैं यानी कि अमृता मैम पूरा का पूरा बायोलॉजी with all the visual imagination, all the notes and everything and all the conceptual clarity I'll try to teach you all. ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को अपना सपोर्ट दें. इस चैनल पे आप लोग जो है मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ें और आई कैन गारंटी यू ऑल कि मैं जो चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ उसमें आप लोगों को सारा वो कंटेंट मिल जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स पढ़ना. देखते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स बेसिकली रहते कहाँ हैं. ठीक है, तो जैसे कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं पहले पढ़ना, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि वो रहते कहाँ हैं. ठीक है, तो डायनोफ्लेजेलेट्स बच्चे लोग दे आर गोइंग टू बी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक है इनके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होने के बाद में ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म में रहते तो हैं, पर इसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी है इनकी, ये होते हैं प्लैंक्टॉन्स. और प्लैंक्टॉन्स हमेशा हम लोग जानते हैं समुद्र की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, तो ये भी उसी प्रकार के प्लैंक्टॉन्स हैं जो कि समुद्र की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं. डाई एटम्स भी प्लैंक्टॉन्स थे और डायनोफ्लेजेलेट्स भी प्लैंक्टॉन्स होते हैं मैक्सिमली. ठीक है, ये अक्सर ही जो है सी के ऊपर या सुपरफिशियल लेयर्स के अंदर ही रहना पसंद करते हैं. ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, मतलब कि कुछ 18 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के आसपास में ज़्यादा पाए जाते हैं. ये शैलोनेस पसंद करते हैं, ज़्यादा डेप्थ नहीं. ठीक है, सी बहुत डीप होगा वहाँ पर ये नहीं मिलेंगे. Okay, so these are some of the factors which are going to affect the presence of the dinoflagellate organisms, and they are again, since they are a part of the protista, they are going to be unicellular and eukaryotic with respect to the organization. Okay, so ये वाली बात हमारी समझ में आ गई. और एक फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सामने दिख रहा है सबको. यहाँ देखो, एक दिख रहा है नॉक्टिल्यू का. ठीक है, एक हमें दिख रहा है यहाँ पर जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है, मैं तुम्हें स्पेलिंग इतनी छोटी है कि तुम्हें दिख भी नहीं रही होगी, मैं लिख देती हूँ, देखो. ठीक है, ये है स्पेलिंग, है ना. अब इसका प्रोनाउंसिएशन प्लीज पटिको मत करना. ठीक है, इट इज टिकोडिस्कस. ठीक है, टिकोडिस्कस डायरेक्टली प्रोनाउंस करना है हम लोग को, पी नहीं बोलना है, सिर्फ टिकोडिस्कस. ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है, फिर आते हैं सेराशियम और फिर आते हैं गोनेलॉक्स. ये 4 ऑर्गेनिजम्स हैं नॉक्टिल्यू का. ठीक है, टिकोडिस्कस, ठीक है, सेराशियम और गोनेलॉक्स, ये चारों ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं. सभी के पास में हमें 2-2 फ्लेजिला दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं?
दिख रहा है ना, एक ये फ्लेजिला दिख रहा है क्या तुम लोगों को? मेरे को तो 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे फ्लेजिला 2 होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बॉडी को रैप कर ले ऐसा फ्लेजिला, और एक होता है जो नॉर्मल फ्लेजिला है, ठीक है। तो यहाँ देखो जो बॉडी को रैप कर ले ऐसा फ्लेजिला दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, है ना, ये रहा ऐसा। और एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला, जो कि जनरली हम लोग देखते हैं यूग्लिना ऐसा, वैसे ही है, ठीक है। ओके चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स मैंने तुमको बताया, ये रहते कहाँ हैं? मैंने कहा ये प्लैंक्टॉन्स हैं, ये सुपरफिशियल लेयर्स में पाए जाते हैं। हमें दिख रहे हैं क्या सुपरफिशियल लेयर्स में चलते फिरते जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। डायनोफ्लेजिलेट से चमकते हुए होते हैं, और इसीलिए इनको बायोल्यूमिनेसेंस शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हम लोग बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर मैंने मेंशन किया था, कुछ 18 डिग्री से लेके कुछ 29 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर में ये पाए जाते हैं, मतलब कि ना ज़्यादा बहुत गर्म ना ज़्यादा बहुत ठंडा, ऐसा कुछ टेम्परेचर इनको रहने के लिए पसंद है। दे आर द ब्यूटिफुल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डायनोफ्लेजिलेट्स की इतनी बात समझ आ गई। अब क्या है ना कि इनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के कलर हो सकते हैं, और उनके कलर्स के बेसिस पे, मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर पिगमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि रेड कलर पिगमेंट है, ब्लू कलर पिगमेंट है, येलो कलर पिगमेंट है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। पिगमेंट के कलर के बेसिस पे ये सी के अंदर अलग अलग प्रकार के वेरिएशन शो करते हैं, टाइड शो करते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम टाइड्स के नाम बोलते हैं, ब्लू टाइड, रेड टाइड, येलो टाइड इन सी इज ड्यू टू डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है। तो दे कैन बी ईदर रेड, they can be blue, they can be green, they can be yellow, they can be brown, depending on the presence of what kind of pigment they do have, ठीक है। तो पिगमेंट अलग अलग होगा, तो कलर अलग अलग होंगे, इन ऑर्गेनिजम्स की अपीयरेंस भी अलग अलग हो जाएगी। चलो, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे डायनोफ्लेजिलेट्स के स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, कि इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू जब हम देखेंगे तो हमें कुछ अलग ही वर्ड्स आएंगे सामने, जो कि अभी तक हमारे सामने डायटम्स में भी नहीं आए थे, ठीक है। तो दैट सिंपली मीन्स कि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गो ऑन एन अ मोर इवॉल्व्ड ट्रैक और अ मोर इवॉल्व्ड पाथवे ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेटली किंगडम मोनेरा सिंपल थे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आए तो डायटम्स कंपैरेटिवली सिंपल थे, डायनोफ्लेजिलेट्स कंपैरेटिवली एक कॉम्प्लेक्स बॉडी लेके बैठे हैं, एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझने होते हैं, उनको हम लोग समझते हैं एक एक करके। पहली बात तो कि मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगी और कुछ एक चीजें समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ये वाला डायग्राम देखते हैं, दिस डायग्राम। थ्योरी टेक्स्ट के ऊपर मत जाओ प्लीज, पहले डायग्राम देखो। आप सभी को डायग्राम के अंदर बहुत सारी थीका लेयर्स दिख रही हैं, ये दिख रहा है सबको कंपार्टमेंट से थीका लेयर्स, ठीक है। देयर आर सेवरल थीका लेयर्स प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। देयर इज वन ट्रांसवर्स फ्लेजिला, जो कि हमें ये दिख रहा है रैप करा हुआ सा, और देयर इज वन परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजिला विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ट्रांसवर्स फ्लेजिला, ये वाला, ठीक है। तो वी आर राइट नाउ एबल टू सी द वेरी सिंपल काइंड ऑफ डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर हमें दो बातें तो क्लियर हो गई कि इसके पास थीका जैसा कुछ होता है, इसके पास फ्लेजिला जैसा कुछ भी होता है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि ये वाला है कि डायनोफ्लेजिलेट्स के पास में 2 प्रकार के फ्लेजिला होते हैं। दे डू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेजिला। One is a flagella which will actually wrap around the transverse groove, ठीक है, and the another flagella will project behind the cell in the longitudinal groove. groove का मतलब क्या होता है? groove का मतलब डिप्रेशन होता है। मान लो कि इनकी बॉडी में एक ट्रांसवर्स डिप्रेशन है, उसके अंदर एक फ्लेजिला है, और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला जो है वो इनके बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। जो मैं थीका बताया आप लोगों को, ये थीका क्या है इसको हम लोग अभी समझते हैं एक और डायग्राम की मदद से, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट देखते हैं, द कॉम्प्लेक्स कवरिंग ऑफ देयर सेल इज कॉल्ड एज एम्फिज्मा, ठीक है, एंड इट हैज फ्लैटेंड वेसिकल्स। देखो अब इसका स्ट्रक्चर ये वाला देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होंगी बात है। हमें क्या दिख रहा है? हमें आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट सारी चीजें देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम एक सेक्शनल व्यू देख रहे हैं एक डायनोफ्लेजिलेट का, जिसके अंदर मुझे ये मालूम पड़ता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर 2 ग्रूव्स हैं एक्चुअल में। एक ग्रूव ये डिप्रेशन है, मैंने सेक्शन ले लिया तो मुझे डिप्रेशन दिख रहा है, फिर भी यहाँ पर दिख रहा है, और एक ग्रूव ये वाला है, ठीक है, जिसके अंदर ये फ्लेजिला प्रेजेंट है।
ठीक है। तो जो इसका ये वाला ग्रूव था, यहाँ पर इसका ट्रांसवर्स फ्लेजिला प्रेजेंट है जो कि घूम के पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, और एक ये वाला जो फ्लेजिला है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला है। फ्लेजिला तो समझ में आ गए मैम, उसके आगे क्या? उसके आगे ये है कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसके पास में, दिख रहा है सभी लोगों को? न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन, देयरबाय am I able to say that this kind of organism is a eukaryotic organism? Definitely, ठीक है। तो एक यूकैरियोट हो गया ये, और ये यूकैरियोट है, इसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप को सराउंड करती हुई होती है। और क्या है? और मुझे इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है, देखो है ना। मुझे इसके पास में गोल्जी बॉडी भी दिख रहा है, ठीक है। मुझे इसके पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जो कि क्लोरोप्लास्ट के जैसा है, जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और लेकिन पिगमेंट का कलर है येलो जैसा, और येलो कलर वाले पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिडिनिन। क्या बोलते हैं? पेरिडिनिन। तो पेरिडिनिन डाइनोफ्लेजिलेट का क्लोरोप्लास्ट विद द पायरिनॉइड, this is basically a structure which is going to act for them like a chromatophore, मतलब कि एक कलर बियरिंग स्ट्रक्चर हो गया इनके पास में, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और वो है एम्फिज्मल वेसिकल, ठीक है। तो ये एम्फिज्म बेसिकली पूरे को बोल रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें हम लोगों को ये शॉर्ट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं येलो येलो कलर के, these structures they are called as the ampulla, they are called as the alveoli, sorry, they are called as the alveoli, ठीक है, ओके। चलो तो देखते हैं। The complex covering of their cell is called as emphysema, which has the flat vesicles. इन flat vesicles को हम लोग बोलते हैं alveoli, और ये alveoli प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई होती हैं। और ये जो alveoli प्रेजेंट है, ये इनकी alveoli सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं, और उसके अंदर सिलिका भी होता है, इसीलिए ये alveoli जो है इनकी पूरी बॉडी को एक थीका जैसी अपीयरेंस देती हैं, ठीक है, अपीयरेंस देती हैं, प्लेट लाइक अपीयरेंस इनकी बॉडी को देती हैं, ठीक है। तो डायनोफ्लेजिलेट्स में हमें क्या क्या पॉइंट समझ में आया? अभी तक हमें समझ में आया कि इनके पास एक कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फिज्मा, ठीक है, जिसके अंदर फ्लैट वेसिकल्स हैं, उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर होता है सेल्यूलोज रिच कंटेंट, और उसी के अंदर होता है सिलिका भी, ठीक है। और हमने देखा इनके पास एक ट्रांसवर्स ग्रूव में एक फ्लेजिला होता है, इनके पास में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में एक फ्लेजिला होता है। इतनी बात हमें समझ आई। इनके पास में क्रोमैटोफोर्स भी हैं, डेफिनेटली ये कलर्ड पिगमेंट को भी अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। और इनके पास में न्यूक्लियर एनवेलप है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, जो कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर हो जाता है। इन्हीं के पास में और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गई, एटसेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, ओके। Now there is another structure which you are able to see over here, which is going to be a part of the cell vacuum, और यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को पस्यूल्स, ठीक है, पार्ट ऑफ द सेल वैक्यूम एंड द पस्यूल्स, राइट। इसका क्या कारण होता होगा, प्रेजेंस का क्या रीजन होता होगा? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के हैं स्ट्रक्चर्स, और ये इनके बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी रोल को निभाते हैं। मतलब तुम ये समझ लो कि इतने स्मॉल डायनोफ्लेजिलेट्स के पास में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या तो फिर इनकी बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर पस्यूल्स, ठीक है। इतना समझ आया सबको? हाँ कि ना? आ गया? ठीक है। तो हमें क्या क्या पॉइंट समझ आए आज? कि द कॉम्प्लेक्स कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज एम्फिज्मा, ठीक है। इनके पास एल्वियोलाई होते हैं, इसमें सेल्यूलोज की प्लेट होती है जिसमें कि सिलिका भी हो सकता है, इम्प्रेगनेटेड विथ, मतलब कि सिलिका प्लस सेल्यूलोज मिक्स है, ठीक है। इनके पास दो फ्लेजिला होते हैं, एक होता है इनके पास में ट्रांसवर्स फ्लेजिला जो कि बेल्ट की तरह प्रेजेंट है, एक इनके पास में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव के अंदर एक और फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, ओके। दिस इज डन। नेक्स्ट, ये मूवमेंट कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से स्पिनिंग टॉप, जिसको हिंदी में तुम लोग लट्टू बोलते हो, वैसे मूव करता है, उसी प्रकार से डायनोफ्लेजिलेट भी मूव करता है फ्लेजिला की मदद से। तो तुम देख रहे हो ये अपनी एक्सेस पे भी घूम रहा है और ये ऐसे भी घूम रहा है राउंड, ठीक है। तो बेसिकली ये डायनोफ्लेजिलेट्स स्पिनिंग टॉप, मतलब कि लट्टू की तरह जो है घूमना
या लोकोमोशन जो है वो शो करते हैं फ्लेजिला की मदद से। ओके, अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसके न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं डाइनोकैरियन। डाइनो फ्लेजिलेट से डाइनो वर्ड आया और कैरियन वर्ड का मतलब तो न्यूक्लियस ही होता है, तो डाइनोकैरियन। ठीक है, तो इतनी बात हमारे क्लियर है। नेक्स्ट आता है डाइनोकैरियन न्यूक्लियस के पास में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? डेफिनेटली है, उसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कंडेंस करा हुआ क्रोमोसोमल कंटेंट प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन से बिल्कुल चिपका हुआ। ठीक है, अंदर की तरफ। और हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस इनके पास में नहीं होती है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में हमें समझ आने चाहिए। ठीक है, अब आता है द माइटोसिस इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? तो जनरली जब हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के सेल में, अगर मैंने बोल दिया प्लांट सेल हो गया या ह्यूमन सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, तो हम देखते हैं कि माइटोसिस के तुरंत पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसॉल्व, है ना, वो डिसॉल्व होती है एंड देन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट। अगर माइटोसिस क्लोज्ड टाइप का होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व वाली स्टेप नहीं आती। इनफैक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुए बिना ही क्रोमोसोमल कंटेंट जो है वो दो अलग अलग एक्सेस पे मूव कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही, और फिर हाफ भी हो जाता है अंदर ही, डिवाइड करके, कॉपी करके हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के माइटोसिस को हम लोग बोल देते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इतना आया समझ में? अच्छा, रिप्रोडक्शन का मोड इनका हो जाएगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और क्योंकि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल मोड, ज्यादातर सेक्सुअल भी होता है पर एसेक्सुअल, इसीलिए थोड़ा फास्टर रेट पे होगा, और फास्टर रेट पर रिप्रोड्यूस करने के कारण से ही ये लोग जो हैं पूरे सी को बहुत आसानी से टाइड के फॉर्म में कवर कर देते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं रेड टाइड जैसी अपीयरेंसेस हमारे सामने आती हैं, जो कि हमने फोटोग्राफ में देखी। ठीक है, रेड वाली जो टाइड आती है उसका कॉजेटिव एजेंट अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बाय चांस, तो बोलना हम लोग को गोनेलॉक्स। ठीक है, क्योंकि गोनेलॉक्स जो होता है ये रेड टाइड के लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अच्छा, क्या ये रेड टाइड बढ़िया सुंदर दिख रही है इसलिए अच्छी होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, रेड टाइड बेसिकली जो है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, और ये एक्सोटॉक्सिन्स फिशेस को किल कर सकते हैं। तो मतलब कि जिस पर्टिकुलर सी के अंदर रेड टाइड हो गई है, वहाँ के बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिशेस हो गए, इनको नुकसान होने के चांसेस हैं, उनकी डेथ होने के चांसेस भी हैं। और जिस फिश की डेथ होने वाली है या उसके ऊपर टॉक्सिन का इफेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, अगर किसी मछुआरे ने वो मछली पकड़ के बेच दी मार्केट में, तो ह्यूमन जो उसको खाएगा उसको भी नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो टॉक्सिन्स जो हैं ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोलो कि डेंजरस हैं समवेयर, कि ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं, ये अफेक्ट कर सकते हैं उस इंसान को जिसने इसे खा लिया है, फिर चाहे वो फिश ही क्यों ना हो या फिश को किसी इंसान ने खा लिया हो। अगर वो ये रेड टाइड से आई हुई है और टॉक्सिन का इफेक्ट उसके ऊपर है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट डाइनोफ्लेजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं और ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करते हैं बहुत सारे, मतलब कि कुछ एक रेड टाइड वाले हो सकते हैं, कुछ एक ब्लू ग्रीन लाइट को एमिट करने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अर्लियर प्रोटिस्ट हैं इस प्रकार के जिसमें पहली बार को कोई स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड जैसे स्ट्रक्चर सामने आया। ठीक है, स्टेरॉल्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तुम्हें अगर पता हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जब भी हम लोग स्टेरॉल वर्ड के बारे में बात करते हैं ना, हम हमेशा साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रो फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ा नाम है पर मैं बता रही हूँ क्योंकि ये ना, तुम अगर सर्च करोगे इसे जाके तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि स्टेरॉल का बेसिक न्यूक्लियस ये होता है, और ये इटसेल्फ एक 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है, 4 रिंग्स का बना हुआ। ठीक है, और ये 4 रिंग स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन न्यूक्लियस। इतना बड़ा कंपाउंड प्रेजेंट होना किसी लोअर किंगडम में, ठीक है, किसी सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिजम्स में बड़ी बात बताता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स
उस समय भी बनना चालू हो गए थे कुछ एक, ठीक है, जिनकी एग्जिस्टेंस हम लोग अभी तक देखते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन में कॉर्टिकोस्टेरॉन आ जाता है, टेस्टोस्टेरॉन आ जाता है, एस्ट्रोजन आ जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कब पहली बार बना होगा, उस प्रकार का मॉलिक्यूल बना था डाइनोफ्लेजेलेट में पहली बार को, ठीक है। और उस स्टेरॉइड को बोला था डाइनोस्ट्रॉल, ये देखो। ओके, इसी के साथ साथ में डाइनोफ्लेजेलेट्स भी लिपिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स हमारे समझ आ गए, है ना। क्या क्या है बताओ, आ गया समझ में सबको कि नहीं आया है? आ गया है ना। देखो माइटोसिस शो करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होती, इनके स्पिनिंग टॉप मूवमेंट होती है लट्टू की तरह, ठीक है। इनके पास में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके न्यूक्लियस को डायनो कैरियन बोलते हैं, ठीक है। और इनके पास में माइटोसिस क्लोज टाइप का होता है, जैसे कि मैंने बताया। इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होता है, ए सेक्सुअल मोड ज़्यादातर अपनाते हैं, इसीलिए पूरे पूरे सी को कवर कर लेते हैं आसानी से, जैसे कि रेड टाइड शो करता है गोनियोलॉक्स। इसी के साथ में काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते समय ग्रीन या ब्लू कलर एमिट करते हैं, ओके। फिर डाइनोफ्लेजेलेट्स वो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल वाले, जिनके अंदर पहली बार एक बड़ा कंपाउंड देखने को मिला जिसका नाम था स्टेरॉल, और उस स्टेरॉल को नाम दे दिया गया डाइनोस्टेरॉल। लिपिड भी इनमें देखने को मिले, ठीक है। अब आती बात न्यूट्रिशन की कि ये खाना कैसे खाते होंगे, इनके न्यूट्रिएंट सोर्सेज क्या क्या हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेसिकली, कि क्या ये भी खाना खुद बनाते हैं या किसी पर डिपेंड रहते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज इनमें बैठेंगी। फिर से जैसे कि हमने डाई आइटम्स में देखे थे वैसे ही, है ना। डाई आइटम्स हालांकि मोस्टली फोटोसिंथेटिक थे, यहाँ पर भी हमें बोलना है कि डाइनोफ्लेजेलेट्स भी मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद की बॉडी में डाइनोफ्लेजेलेट भी बनाते हैं, इसीलिए हमने इनके पास पिगमेंट्स देखे, ठीक है। तो देखो डाइनोफ्लेजेलेट्स आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, परंतु जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही हों, कुछ एक हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म को ये आसानी से इनगल्फ कर ले, इंजेस्ट कर ले, ठीक है। तो कुछ एक हेट्रोट्रॉफिक डाइनोफ्लेजेलेट्स ऐसे होते हैं जो कि इंजेस्ट कर जाते हैं किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या इनके ही साथ वाले किंगडम को बिलोंग करते हुए किसी प्रोटिस्ट को, प्रोटोजोआ को, और उसको अपना शिकार बना लेते हैं। मतलब कि दो बातें हो सकती हैं, या तो खाना खुद के शरीर में बना सकते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, या तो हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफ। खाना बना सकते हैं तो डेफिनेटली कोई पिगमेंट होगा, खाना नहीं बना सकते तो पिगमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा इंजेस्ट कर जाएंगे। किसे इंजेस्ट कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या तो फिर किसी ना किसी प्रोटोजोआ को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें समझ आ गए, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एंडोसिम्बायोन्ट्स भी होते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करी थी, याद करो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जहां पर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो कि उस म्यूचुअलिज्म में है, सिम्बायोटिक रिलेशन में है, उन दोनों को कोई ना कोई बेनिफिट होगा एक दूसरे से, ठीक है। अगर मैंने बोला ये एंडोसिम्बायोंट है, मतलब कि ये किसी की बॉडी में अंदर जाके रहते हैं, बाहर नहीं। जैसे कि लाइकेंस होती हैं, तो लाइकेंस पेड़ के ऊपर लगती हैं, राइट, अंदर नहीं चली जाती पेड़ के। वैसे यहाँ पर हम देखें तो ये एंडोसिम्बायोंट है, मतलब कि ये अंदर ही चले जाएंगे ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए, ठीक है, बॉडी के अंदर रह के नुकसान नहीं कॉज करे। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओगे क्या? ऐसा है ई कोलाई। ई कोलाई हमारी बॉडी के अंदर रहता है, एंडोसिम्बायोंट है, और हमारे को वो विटामिन बना के देता है, बदले में हम उसको फूड देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, और रहने की जगह भी देते हैं सिमिलरली, ठीक है। एंडोसिम्बायोंट्स, एंडोसिम्बायोंट दो प्रकार के हो सकते हैं। फिर से इनके एंडोसिम्बायोंट की ताकत हो सकती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की, एक तो ये, और दूसरी कैटेगरी के एंडोसिम्बायोंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी ताकत नहीं है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंट समझते हैं। देखो एक मिनट, कहाँ गया कर्सर, ये रहा क्या? हाँ ये रहा। They are also present as endosymbiont in marine invertebrates such as coral, है ना। कोरल कौन था बताओ, कौन था, कौन था? सिलेंट्रेटा का मेंबर था, एंथोजोआ वाला, ठीक है। और जेलीफिश, है ना, ये भी है, ठीक है। इनमें ये रह सकते हैं इन्वर्टिब्रेट के अंदर। देखो द फोटोसिंथेटिक एंडोसिम्बायोंट आर जूजैंथिले, ठीक है। ये जूजैंथिले का फोटोग्राफ मैंने यहाँ तुम्हारे लिए लिया, दिख रहा है सबको? ये कोरल्स के अंदर है, कोरल, यहाँ पर कोरल्स दिख रहे हैं हमें।
कोरल के पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, ठीक है। इनके अंदर जाके ये ज़ूज़ैंथिले रहते हैं, और ज़ूज़ैंथिले क्योंकि फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, डेफिनेटली वो ग्रीन कलर के होते होंगे। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि इसके कारण पूरा कोरल ही ग्रीन दिखता होगा? यस और नो? ठीक है, तो कोरल का कलर भी ग्रीन हो जाता है। इसीलिए ये क्या करते हैं ज़ूज़ैंथिले, ये प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट इनके होस्ट को, जिसके अंदर ये रह रहे हैं उनको, ठीक है। तो ज़ूज़ैंथिले goes and they lives inside the corals and they prepare carbohydrates for them and they give the green colorants to the corals, some of the corals, okay। दूसरे ऐसे सिम्बायोंट भी हो सकते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं है, ठीक है। अब अगर फोटोसिंथेटिक नहीं है तो पिगमेंट भी उसके पास में नहीं होगा, मतलब कि वो कोई कलरेशन नहीं देगा जिसके अंदर जाके रह रहा है उसको। ये डिपेंड रहेगा इनफैक्ट होस्ट के ऊपर और पैरासाइटिक जिंदगी जिएगा। समझ आई बात? ठीक है, तो एंडोसिम्बायंट में इनके जो एक्चुअल में पिगमेंट वाले हैं ना वो ही अच्छे हैं। जो पिगमेंट वाले नहीं हैं वो तो किसी के ऊपर पैरासाइट की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं किसी के अंदर जाके, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स वी आर एबल टू फेच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन राइट नाउ इज दैट these organisms, that is the dinoflagellates, can be either photosynthetic autotrophs or they can be heterotrophs, ठीक है। they can also be endosymbionts. when they are endosymbionts they are going inside another organism, living inside the body of another organism, है ना, and then preparing food for them, ठीक है, also imparting color to the host body, ठीक है। they can be the zooxanthellae if they are endosymbiont but they are not having any kind of pigment, then they will live the life inside another organism as a parasite. is this done? is this clear? ठीक है, तो ये हुआ डायनोफ्लेजेलेट का न्यूट्रिशन क्या मोड क्या हो सकता है ना। डायनोफ्लेजेलेट जैसे कि क्योंकि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी रखते हैं डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन द ओशन तो हमको डाई एटम्स बोलना है, ना कि डायनोफ्लेजेलेट्स, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये इसीलिए, ठीक है। अब एक और देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया है, ठीक है, जिम्नोडिनियम दिया हम लोगों को, यहाँ पर हमको दिख रहा है फोटोग्राफ इसका पूरा ऑर्गेनिज्म का, इसको हमें येलो कलर दिख रहा है पूरा, ठीक है। येलो कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके पास में है पेरिडन प्लास्टिड्स, और मैंने कहा था कि पेरिडन येलो कलरेशन देता है, अगर भूल गए हो तो पहले ही बताया था। देखो यहाँ कहीं पर पेरिडन का नाम पहले आया था तुम्हारे पास, ये रहा पेरिडन अगर होता है तो हम बोल देंगे कि कलरेशन कैसे हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का, येलोइश अपीयरेंस उसका आने वाला है, ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसे ही सिर्फ पेरिडन ही नहीं बल्कि इनके पास अलग अलग प्रकार के कलरिंग पिगमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। जैसे ये ब्राउन कलर दिख रहा है अलग से ही, रस्ट और रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, ये है फ्यूकोजांथीन पिगमेंट का कलर तो फ्यूकोजांथीन कुछ इस प्रकार का दिखता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, ये वाला। क्लोरोफिल ए सी ये तो ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है, और पेरिडोनिन हमको दिख रहा है येलो, पेरिडोनिन, ठीक है, येलो, ओके। तो ये हो गया द क्लोरोप्लास्ट ऑफ डायनोफ्लेजेलेट्स इज बाउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स? 3 दिख रही है, देखो ये अगर मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट है तो एक मेम्ब्रेन है इसके पास, फिर दूसरी है और फिर तीसरी है। ऐसा कहीं और भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है एल्गे के पास में, और इसीलिए हम ऐसा मानेंगे कि ये प्रोटोजोआ के पास ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आ गया, हाँ कहाँ से आ गया ये, तो ये हम बोलेंगे इसके पास ये प्लास्टिड कहाँ से आ गया, प्लास्टिड आ गया, इन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में एनगल्फ कर लिया होगा एल्गे को और उससे उन्होंने वो प्लास्टिड्स ले लिए, और इसीलिए हम बोलेंगे कि इनके पास में भी प्लास्टिड्स का अपीयरेंस फिर बाद में आने लगा। आया समझ में? मतलब कि प्लास्टिड्स इन्होंने लिए हुए हैं किससे? एल्गे से, ओके। सो दिस इज डन। Some of the dinoflagellates are photosynthetic as well as heterotrophic. अभी तक हमने देखा कि या तो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या तो हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे हैं जो कि थोड़े टाइम तक ऑटोट्रॉफिक रहते हैं, लेकिन जब उनको पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है फूड सिंथेसिस की, तब वो क्या हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉफिक, और किसी और पे डिपेंड होना चालू कर देंगे। मतलब कि अपने लाइफ टाइम में दोनों बिहेवियर भी शो कर सकता है, और हम बोल देंगे मिक्सोट्रॉफिक हो जाएंगे फिर वो, मतलब कि दोनों प्रकार से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर सकते हैं।
ठीक है, समझ आया? क्या क्या समझ आ गया सभी को? हमने इतना कुछ देख लिया। देखो टाइड्स के कलर देख लिए हमने, है ना। हमने देखा डायनोफ्लेजिलेट्स की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी क्या होती है, उनका न्यूट्रिशन मोड क्या होता है ना। ये सब देख लिया। उनके पास क्या प्रकार के प्लास्टिड्स हो सकते हैं, कौन कौन से कलर के पिगमेंट हो सकते हैं। पेरिडिनिन हो सकता है येलो कलर का, फ्यूकोजैंथीन हो सकता है रेडिश ब्राउन कलर का, क्लोरोफिल ए और सी हो सकता है ग्रीन कलर इम्पार्ट करने के लिए। ठीक है, इनके प्लास्टिड के पास में 3 लेयर होती हैं, जैसे कि एल्गे के प्लास्टिड के पास में होती हैं। इसीलिए माना जाता है कि डायनोफ्लेजिलेट्स ने एल्गे को खा लिया था कभी, और उनका प्लास्टिड रिटेन करने के बाद में उनके पास में वहां से प्लास्टिड्स की अपीयरेंस आना स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन डायनोफ्लेजिलेट्स, रिप्रोडक्शन इन डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, अब देखते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी वेरिएबल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अमीबा का कैसा होता है, बाइनरी फिजन। वैसे इनके पास में भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, बाइनरी फिजन। पर बाइनरी फिजन में स्पेसिफाई कर देती हूं मैं, बाइनरी फिजन में इनका प्लेन जो जाता है वो जाता है ओब्लिक, इसीलिए हमको हमेशा बोलना है ओब्लिक बाइनरी फिजन। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है ऑर्गेनिज्म, ये है हमारा बेसिकली डायनोफ्लेजिलेट। ठीक है, और डायनोफ्लेजिलेट जब डिवाइड कर रहा है सेल डिवीजन के थ्रू, तो हम देख रहे हैं कैसे जा रहा है प्लेन ऑफ डिवीजन, ओब्लिक। ठीक है, तो इसीलिए ओब्लिक बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा, जहां पर ये और ये रिजल्टेंट दोनों के दोनों डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और टोटल 2 इनके पास में ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ठीक है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से इस मोड ऑफ डिवीजन को हम सेल डिवीजन बोल रहे हैं, पर बाइनरी फिजन है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है कि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि सिरेशियम में होता है। और थर्ड पॉइंट होता है इनके पास में लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में। तब 2 प्रकार के मियोसिस शो कर सकते हैं ये, या तो जाइगोटिक मियोसिस या तो फिर गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस या तो फिर गैमेटिक मियोसिस, जहां पर जाइगोटिक मियोसिस सिरेशियम में होता है और गैमेटिक मियोसिस जो है इनका वो नॉक्टिल्यूका में पाया जाता है। ठीक है, जाइगोटिक और गैमेटिक मियोसिस क्या होता है, ये अगर नहीं समझ आता तो मैं समझा देती हूँ एक इमेज के थ्रू, बहुत क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, गैमेट हैप्लॉइड होता है, गैमेट फ्यूज होके बनाते हैं एक डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट डिप्लॉइड एडल्ट बनता है। ठीक है, और फिर वो हैप्लॉइड गैमेट बनाता है, और हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके फिर से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ये जनरली होता है, राइट, ये जनरली होता है। और इस प्रकार की लाइफ हिस्ट्री में हम देखेंगे कि अडल्टहुड में मैक्सिमली डिप्लॉइड स्टेज आ रही है ना। और इस प्रकार के मियोसिस को हम लोग बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। देख रहे हो, तो गैमेट हैप्लॉइड था, गैमेट हैप्लॉइड था, फ्यूज होके क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट जो है उसने जब ग्रो किया तो डिप्लॉइड थैलस बना, उसने गैमेटेंजिया जो बनाया वो भी डिप्लॉइड बने, और गैमेटेंजिया से जब मियोसिस हुआ तब हैप्लॉइड गैमेट्स बने, और हैप्लॉइड गैमेट ने फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाया। ह्यूमन में भी ऐसे ही होता है, ऑलमोस्ट एडल्ट जो है वो डिप्लॉइड रहता है। इस प्रकार के मियोसिस को बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, ये शो कर रहा है कौन, इनका नॉक्टिल्यूका है ना, नॉक्टिल्यूका। अच्छा, लेकिन इनके कुछ एक मेंबर्स जाइगोटिक मियोसिस भी शो करते हैं, जहां पर उनकी लाइफ साइकिल हो जाएगी हैप्लॉन्टिक। ठीक है, जैसे कि यहां पर थी डिप्लॉन्टिक, वैसे इनकी कैसे हो गई हैप्लॉन्टिक। कैसे कि जाइगोट जो 2n बना था ना गैमीट और गैमीट के फ्यूजन से, ये 2n जाइगोट अब मियोसिस परफॉर्म कर लेगा। मतलब कि गैमीट बनने के लिए मियोसिस होता है, यहाँ पर जाइगोट ने मियोसिस परफॉर्म कर लिया, तो जाइगोट ने जो रिजल्टेंट सेल बनाया वो कैसे हो गए, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड सेल्स जो हैं ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, और वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेटेंजिया जो बनाएगा वो हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया माइटोसिस से गैमेट बनाएंगे, और माइटोसिस से गैमेट जब बनते हैं तो वो हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, और फ्यूज होके बनेगा ऑर्गेनिज्म जाइगोट, और वो होगा डिप्लॉइड। क्या कुछ तुम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉइड था? नहीं है ना, ऐसे ही है ना, बाकी पूरा क्या सब हैप्लॉइड चल रहा है।
मामला, ठीक है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसमें हमें बोलना है ओनली zygote इज अ डिप्लॉयड स्टेज इन देम। ठीक है, क्या समझ आ गया? ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें समझ आया। जाइगोटिक मियोसिस परफॉर्म कर सकते हैं, नॉक्टिल्यूका गैमेटिक परफॉर्म करता है। एक मिनट है ना, इसको अपन एक बॉक्स में कर देते हैं। नॉक्टिल्यूका गैमेटिक मियोसिस परफॉर्म करता है और सेराशियम जो है वो जाइगोटिक मियोसिस परफॉर्म करता है। तो ये था इनका रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमने डायनोफ्लेजिलेट की काफ़ी डिटेल्स देख ली हैं अभी तक, तो बहुत सारी देख ली हैं, जिसमें कि हमें ये मालूम पड़ा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करने वाले, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप वाले, प्लास्टिड वाले, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स वाले हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डिटेल्स हमने इनकी देखी। इनके पास में सेल वॉल अलग ही प्रकार की होती है और बहुत सारी और चीज़ें हमने इसके बारे में देख ली, ठीक है। डबल बार नहीं बता रही क्योंकि तुमने पढ़ लिया सबने। ये देखो, अब हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जो उन्होंने डायनोफ्लेजिलेट के बारे में बताया। हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए कि नहीं, इसलिए हम लोग ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक मिनट, डायनोफ्लेजिलेट देख रहे हैं, देखो यहाँ से, ओके। तो दिया है उन्होंने एनसीईआरटी ने, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, ये तुमको बता दिया मैंने, एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ठीक है। लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं पर मोस्टली बता दिया। दे अपीयर येलो या ग्रीन या ब्राउन या ब्लू या रेड डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी बॉडी में मेन पिगमेंट कौन सा है, सेल्स में मेन पिगमेंट कौन सा है, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, जिसके कारण इनके पास में बहुत सारी हमको थीका नजर आ रही है, राइट, प्लेट्स हैं क्योंकि, है ना। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लेजिला, ठीक है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, जो कि ये रहा, एंड वन लाइज ट्रांसवर्सली, जो कि ये रहा, बेल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। वेरी ऑफन द रेड डायनोफ्लेजिलेट्स, जिनकी फोटो दिखाई थी, एग्जाम्पल इज गोनेलॉक्स, undergo such rapid multiplication that they make C appear red, and this is called as red tide, ठीक है। and they will form toxins, and these toxin can kill the marine animals such as fishes. This is the complete paragraph given in NCERT. However, we have studied beyond NCERT definitely, but this much information is mandatorily required for you to give NEET examination. Okay, so this is all about today's lecture, and then we will cover the Euglena and the remaining protists in the very next lecture. Okay, so the very next lecture will consist of probably all the remaining protists members. ठीक है, चलो, bye everybody, we'll meet in the very next lecture now.